नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। शाम के 6 बज चुके हैं। राजनीतिक हलचल जिस तरह से दिल्ली में हो रही है, तो हमने ये सोचा कि क्यों ना आपको दिल्ली की तमाम वो बड़ी खबरें बताई जाएं जो कि मध्य प्रदेश से भी जुड़ी हुई हैं, छत्तीसगढ़ से भी जुड़ी हुई हैं और इस देश की सियासत से जुड़ी हुई है। क्योंकि मौजूदा दौर में एक ही सबसे बड़ी खबर है कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है, लेकिन जो विपक्ष की बैठक हो रही है, क्या वहां से कोई पिक्चर निकलकर सामने आएगी? प्रधानमंत्री मोदी शपथ कब लेंगे? मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा? इन तमाम चर्चाओं के बीच आज हम आपको एक एक खबर को विस्तार से बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की शपथ वाली खबर से, क्योंकि पीएम मोदी 9 जून को शपथ ले सकते हैं। जो समाचार एजेंसी है एएनआई, उसके हवाले से ये खबर सामने आई है। उधर तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं, बैठकों का दौर शपथ को लेकर भी चल रहा है। तो 9 जून को वो खास दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश की बागडोर को अपने हाथों में तीसरी बार लेंगे और 9 जून को सुनाई देगा, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। देखिए इस रिपोर्ट को। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ के लिए नरेंद्र मोदी एक बार फिर एनडीए की संख्या बल के आधार पर जल्द ही शपथ लेते हुए नजर आएंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण की कवायद तेज हो गई है। शपथ ग्रहण की तारीख को लेकर अब नई जानकारी सामने आई है। नया अपडेट ये है, सूत्रों के मुताबिक नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के रूप में 9 जून को शपथ ले सकते हैं। लोकसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत मिला है और तीसरी बार एनडीए सरकार बनाने जा रही है। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। एनडीए के घटक दलों के नेताओं के साथ हुई बैठक के बाद जब हरी झंडी मिली, तब यह तय हो गया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तीसरे टर्म्स की सरकार बनने जा रही है। राष्ट्रपति भवन में शपथ समारोह की तैयारियां भी अभी से शुरू हो चुकी हैं और जानकारी के मुताबिक 9 जून को शाम के 7:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री मोदी शपथ ले सकते हैं। इसके अलावा इस दौरान यह भी संभव है कि कैबिनेट में उनके कुछ मंत्री पद की भी शपथ दिलाई जा सकती है। कैमरा पर्सन रेहान खान के साथ अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज, दिल्ली। शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां भी तेज हो गई हैं। देश के सभी मुख्यमंत्रियों के अलावा कई वीवीआईपीज को बुलाने की तैयारी चल रही है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय जगत की कई बड़ी हस्तियां भी प्रधानमंत्री मोदी की शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक पहले ये शपथ कार्यक्रम 8 जून को होना था, लेकिन अब 9 जून को प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे। एनडीए ने 292 सीटों पर जीत दर्ज की है और बहुमत हासिल किया है। उधर विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक ने 234 सीटें ही जीती। बीजेपी ने अकेले 240 सीटों पर जीत हासिल की है। 2014 के चुनाव में बीजेपी ने मोदी की अगुवाई में 282 और 2019 के चुनाव में 303 सीटें जीतकर अकेले दम पर बहुमत हासिल किया था। हालांकि इस बार सहयोगी दलों को मिलाकर एनडीए बहुमत हासिल कर पाया है। तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेते ही नरेंद्र मोदी के नाम एक नया रिकॉर्ड भी जुड़ जाएगा। वे देश के ऐसे दूसरे नेता बन जाएंगे जो लगातार तीसरी बार चुनाव जीते और देश के प्रधानमंत्री बने। इससे पहले यह रिकॉर्ड जवाहरलाल नेहरू के नाम पर है। तीसरी बार मोदी सरकार। 2014 में नतीजों के 10 दिन बाद 26 मई को मोदी ने प्रधानमंत्री पद के लिए पहली बार शपथ ली थी। 2019 में नतीजों के 7 दिन बाद 30 मई को मोदी ने पीएम पद के लिए दूसरी बार शपथ ली। 2024 में नतीजों के 5 दिन बाद 9 जून को मोदी प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ ले सकते हैं। कल हुई एनडीए की बैठक में नरेंद्र मोदी को पीएम पद के लिए एनडीए का नेता सर्वसम्मति से चुना गया था। अब 7 जून को राष्ट्रपति के पास जाकर एनडीए के सभी राजनीतिक दल अपना समर्थन पत्र सौंपेंगे और फिर 9 जून को मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। जी हाँ, तो 9 जून को मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। क्या कुछ विशेष रहने वाला है इस शपथ समारोह में, ये सबसे ज्यादा दिलचस्प रहता है और इसके लिए सीधे रुख करते दिल्ली। अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमृत, जरा बताइए, क्योंकि पहली बार जब मोदी ने शपथ ली थी तो सार्क देशों को बुलाया गया था। पाकिस्तान के उस वक्त के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी पहुंचे थे।
इस बार क्या खास रहने वाला है, क्योंकि निगाहें इस पर रहती है कि पीएम मोदी की शपथ को देखने सुनने के लिए कौन कौन आ रहा है? जी विवेक, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। 2 टर्म्स में हमने देखा प्रधानमंत्री का जो शपथ ग्रहण समारोह था वो काफ़ी ग्रैंड रहा था। इस बार भी तैयारी इसी की है और इसकी तैयारियां अभी से राष्ट्रपति भवन में शुरू हो चुकी हैं। जितने भी ट्रांजिट कैंप है वहां पे लोगों की ड्यूटी भी लगा दी गई है। उसका कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, किस तरह से उनको वहाँ से, जैसे एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, वहाँ से होटल तक या फिर जो भी तय जगह है वहाँ तक उनको कैसे पहुँचाया जाएगा, फिर राष्ट्रपति भवन तक कैसे गेस्ट पहुँचेंगे, इसकी पूरी तरह से तैयारी की जा चुकी है। लिस्ट भी जो गेस्ट की है वो लगभग कई जगहों पे भेजी जा चुकी है, जिसमें बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना है, श्रीलंका के रानिल विक्रमसिंघे हैं। इसके अलावा जिस पे कहा जा रहा था कि मोदी सरकार के दूसरे टेन्योर में आखिरी पड़ाव पर जब था तब जो है मालदीव के साथ संबंधों में थोड़ी खटास आई थी, लेकिन बावजूद इसके वहाँ के जो राष्ट्रपति है मोइजू, उनको भी जो है ये इन्विटेशन भेजा गया है शपथ ग्रहण समारोह में। आपको बता दें कि पाकिस्तान को छोड़कर पड़ोसी देश हमारे जितने हैं लगभग उनको ये इन्विटेशन भेजा गया है। मॉरिशस के जो वहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको भी इनविटेशन भेजा गया है। तो नो डाउट यह जो तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जो कि एक रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री नेहरू के बराबरी करने जा रहे हैं टर्म्स के मामले में, तो वो भी एक बड़ी खबर दे रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया है कि किन किन लोगों को इन्विटेशन दिया गया है, ये अपने आप में बड़ी खबर है जो आपने अभी बताई। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अमृत ये जानकारी दे रहे हैं किस तरह से भारत के पड़ोसी मुल्कों पाकिस्तान को छोड़कर बाकी तमाम राष्ट्राध्यक्षों को इन्विटेशन भेजा जाना शुरू हो चुका है, यानी कि एक बार फिर से वो भव्य शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीर आपको 9 जून को दिख सकती है। इधर शपथ की तैयारी चल रही है, उधर एनडीए की सरकार के गठन को लेकर बैठकें हो रही हैं और बैठक हो रही है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर, जहां पर राजनाथ सिंह, अमित शाह, पीयूष गोयल, बीएल संतोष, तमाम दिग्गज नेता जो कि बीजेपी और संगठन से जुड़े हुए तमाम नेता हैं वो यहां पर पहुंचे। सहयोगी दलों की जो डिमांड है उस पर क्या उसको देखना है, पूरा करना है या कम पूरा करना है या नहीं मानना है, इन सबको लेकर भी मंथन हुआ है। कौन कौन से चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, खबर यह भी है कि इसको लेकर भी चर्चा हो गई है। इस रिपोर्ट को आप देख लीजिए। एनडीए की सरकार बनने जा रही है। मोदी 9 जून को शपथ लेंगे, लेकिन उससे पहले बैठकों का दौर जारी है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भाजपा व एनडीए सरकार बनाने की प्रक्रिया में जुटी हुई है। इस शपथ समारोह से पहले आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक बुलाई गई। इस बैठक में बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता अमित शाह, राजनाथ सिंह के अलावा अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। जेपी नड्डा के आवास पर बुलाई गई बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ संगठन के कई नेता भी पहुंचे। राजनाथ सिंह, अमित शाह, बीएल संतोष और तरुण चुग के साथ कई नेताओं के साथ बीजेपी में आज चर्चा हुई है। बैठक में शपथ से पहले मंत्रिमंडल में किन किन चेहरों को शामिल करना है, गठबंधन के दलों के नेताओं की मांग पर कितना तवज्जो देनी है, क्योंकि चाहे जेडीयू हो या टीडीपी या फिर एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना या एक सीट वाली जीतन राम मांझी की पार्टी हो, हर कोई अपना प्रभाव मंत्रिमंडल में चाहता है। सूत्रों के मुताबिक किंग मेकर की भूमिका नीतीश और नायडू ने तो अपनी डिमांड बीजेपी आलाकमान को सौंप भी दी है। एक अहम बैठक चल रही है जो कि भारतीय जनता पार्टी के खास जो शीर्षस्थ नेता हैं, इन लोगों में खास तौर पे जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह, इन तीनों के बीच में मंथन चल रहा है कि गवर्नमेंट का जो चेहरा होंगे, कौन कौन लोग होंगे और किस तरह से चीज़ें चलाई जाएंगी, समन्वय किस तरह से स्थापित किया जाएगा। क्योंकि आपको बता दें कि अब जो सरकार है इसमें बीजेपी पूर्ण बहुमत में नहीं है, सहयोगियों के भरोसे रहना है और इसमें जेडीयू और टीडीपी अहम दल हैं। ऐसे में इनका ख्याल कैसे रखा जाए, इनको साथ में किस तरह से आगे ले करके चला जाए, तो इसके ऊपर जो है बातचीत यहाँ पे जो है जेपी नड्डा के आवास पे चल रही है। कुल मिलाकर नई सरकार के गठन के लिए तैयारी चल रही है। साथ ही बीजेपी की कोशिश है कि जिस तरह से विपक्ष ये सोच रहा है कि एनडीए में भविष्य में फूट पड़े और इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाए, उसके लिए पहले ही इतनी मजबूत व्यवस्था करनी है कि एनडीए में अगर कुछ दलों के साथ बात बिगड़ती भी है तो सरकार पर संकट न आने पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। जी हाँ, तो देश में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है, लेकिन इस बार जो आप लगातार जानते ही होंगे, क्योंकि 3 दिन से आप एक ही बात सुन रहे हैं कि बीजेपी को पूरा बहुमत नहीं मिला। अब जब एनडीए के साथ मिलकर सरकार चलानी है तो कुछ चैलेंज भी आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बीजेपी कुछ मुद्दों पर मुखर रही है और स्पष्ट तरीके से अपनी बात रखते हुए आई है। लेकिन जिन लोगों के साथ मिलकर सरकार चलानी है
वो उन मुद्दों से बीजेपी की राय से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। आखिर कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं, इसको जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझाएंगे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो कि किंग मेकर बन चुके हैं, उनकी राय उन मुद्दों पर क्या है। शुरू कीजिए, क्योंकि सवाल इस बात को लेकर है कि जब मुद्दा नंबर 1 वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चा होती है, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी ने राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंप दी है। 47 दलों में से 32 दल वन नेशन वन इलेक्शन के लिए तैयार हैं, लेकिन नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मुद्दे पर आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा था पहले इस पूरे मामले को लेकर कि ये तो पहले भी हो चुका है। चंद्रबाबू नायडू का रुख अब तक सामने नहीं आ पाया है कि वो क्या चाहते हैं, वो वन नेशन वन इलेक्शन चाहते हैं या नहीं चाहते। तो एक मुद्दा ये हो सकता है जो कि सरकार के लिए परेशानी का सबब बनेगा। अब मुद्दा दूसरे की बात करेंगे, और दूसरा मुद्दा ये है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि यूसीसी। यूसीसी को लेकर राय क्या है ये भी आपको बताते हैं, लेकिन है क्या ये सबसे पहले जानिए। बीजेपी के कोर एजेंडे में ये शामिल है। बीजेपी सांसद प्राइवेट बिल भी ला चुके हैं इस पूरे मामले को लेकर। मैरिज, डिवोर्स, उत्तराधिकारी, एडॉप्शन, गार्जियनशिप और जमीन और संपत्ति के बंटवारे को लेकर एक कानून हो पूरे देश में, ये बीजेपी कहती आई है, इसकी वकालत करती रही है। लेकिन नीतीश कुमार शुरू से ही इस मामले को लेकर राजी नहीं है। नीतीश कुमार से जब पूछा गया था इस मामले को लेकर कि वो क्या चाहते हैं, तो उन्होंने साफ मना कर दिया था कि वो यूसीसी के सपोर्ट में नहीं है। उधर चंद्रबाबू नायडू ये भी लगातार शुरू से विरोध कर रहे हैं। तो एक दूसरा मुद्दा है जो कि एनडीए सरकार के लिए मुश्किल हो सकता है, और इस पर फैसला कितना होगा ये देखना दिलचस्प होगा। अब जरा तीसरा मुद्दा लाइए, क्योंकि एक मुद्दा ये भी है मुस्लिम आरक्षण को खत्म करना। अब तक क्या हुआ ये जरा जान लीजिए, क्योंकि ये चुनाव में खूब चर्चा का विषय बना था। कई राज्यों में मुसलमानों के लिए अलग से आरक्षण है। पीएम मोदी ने कहा था चुनाव प्रचार के दौरान कि जब तक जिंदा हूं दलित ओबीसी के हिस्से को बांटने नहीं दूंगा। अमित शाह ने भी कहा था कि 400 पार कराइए, मुस्लिम आरक्षण को रद्द करके पिछड़ा वर्ग को वो आरक्षण दे देंगे। लेकिन नीतीश कुमार मुस्लिम आरक्षण पर चुप्पी साधे हुए हैं, और लगता नहीं है, क्योंकि जेडीयू का जो वोट बैंक है वो मुस्लिम कैडर वैसे है, और 4% मुस्लिम आरक्षण का सपोर्ट करते आए हैं चंद्रबाबू नायडू। इसलिए ये जो मुद्दे हैं, 3 बड़े मुद्दे जो कि आने वाले समय में हो सकता है कि एनडीए की सरकार की चाल हो सकता है बिगाड़ दें। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है मांग, जो लगातार की जा रही है, चाहे वो आंध्र प्रदेश से हो या बिहार से हो। वो मांग है विशेष राज्य के दर्जे की मांग, कि हमें विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। ये नीतीश कुमार भी लगातार कह रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू भी लगातार कहते आए हैं। लेकिन ये विशेष राज्य दर्जे की मांग आखिर उठती क्यों है, क्यों दोनों राज्य अपने लिए मांग कर रहे हैं? आइए सबसे पहले इसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि होता क्या है विशेष राज्य का दर्जा। 1969 में 5वें वित्त आयोग ने, आपको बता दें कि गार्डनेल फॉर्मूले से 3 राज्यों को दर्जा दिया। असम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, ये सबसे पहले विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाले राज्य थे। शुरुआत यहीं से होती है, जिसके बाद ये सिलसिला शुरू होता है। और अगली प्लेट चलाइए, क्योंकि ये जो बड़ी बात है उसमें यह है कि शर्तें क्या हैं। पहाड़ी या दुर्गम हो आपका राज्य, आर्थिक रूप से पिछड़ापन हो आपके राज्य में, या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपके राज्य में लगती हो, जनसंख्या का कम घनत्व हो, कम प्रति व्यक्ति आय हो, या फिर बुनियादी ढांचे में कटौती हो, कमी हो, अभाव हो। ये कुछ विशेष शर्तें हैं जो कि विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए आपके लिए जरूरी है। फायदा क्या है? एक्साइज और कस्टम ड्यूटीज, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स में राहत मिलती है। केंद्रीय बजट के खर्च का 30% जो हिस्सेदारी होती है वो जो है इन्हीं राज्यों में जाता है। केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि का 90% अनुदान और 10% कर्ज के तौर पे होता है। इस पर मैं रुकूंगा, थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूंगा। होता यह है कि अगर केंद्र से 100 रुपए मिले किसी भी राज्य को जो विशेष दर्जा प्राप्त राज्य है, उसमें से 90 रुपए उसे लौटाने नहीं है, वो केंद्र की तरफ से अनुदान है। 10% राशि यानी कि 10 रुपए उसे लौटाना होगा, वो भी बगैर किसी ब्याज के। लेकिन जो राज्य विशेष दर्जा प्राप्त नहीं है उनके लिए यहां पर यह व्यवस्था है। गैर विशेष दर्जा प्राप्त वाले राज्य में 70% जो होता है वो अनुदान होता है और 30% कर्ज होता है। यानी कि 70 रुपए आप विकास कार्यों में लगा लीजिए, लेकिन 30 रुपए आपको लौटाना ही पड़ेगा। और सारी लड़ाई इसी को लेकर है, और इसलिए विशेष राज्य की मांग की जाती है। तो फायदा हमने आपको बता दिया है। अब 11 राज्य हैं जो कि विशेष दर्जा प्राप्त हैं। अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मणिपुर है, साथ ही मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है, सिक्किम है, त्रिपुरा है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, और सबसे बड़ी बात उत्तराखंड भी है। ये विशेष राज्य हैं। अमूमन इसमें पहाड़ी राज्य ज़्यादा हैं जहां पर दिक्कतें ज़्यादा हैं। नीतीश कुमार क्यों मांग रहे हैं कि उन्हें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए? 2013 से ये मांग लगातार नीतीश कुमार कर रहे हैं।
औद्योगिक विकास की यहाँ पर कमी है, गरीबी और सामाजिक विकास की यहाँ पर दिक्कतें हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, सबसे ज़्यादा है कि यहाँ पर उतने उद्योग नहीं है, गरीबी है, कम आय है। ये एक बड़ी वजह है जिसके चलते नीतीश कुमार विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते रहे। अब जरा चंद्रबाबू नायडू की मांग क्यों है आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य के दर्जे देने के लिए। 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया, हैदराबाद चला गया तेलंगाना के खाते में, हैदराबाद बन गया राजधानी तेलंगाना की। उसके बाद हुआ ये कि तेलंगाना में जब आंध्र प्रदेश अलग हो गया तो राजस्व का नुकसान हैदराबाद आंध्र प्रदेश में शुरू हो गया, राजस्व कम आना शुरू हुआ, उसका असर ये हुआ विकास कार्य शुरू हो गए। 2017 में विशेष राज्य के दर्जे की मांग यहाँ पर शुरू होती है और ये पूरी कहानी हमने आपको ब्रीफ इसलिए की है, विस्तार से इसलिए बताया है ताकि आपको ये पता चले कि सरकार बनाने के लिए जिन दो लोगों को हम कह रहे हैं कि वो किंग मेकर हैं, वो किंग मेकर किस तरह से कठिनाइयां पैदा कर सकते हैं एनडीए सरकार के लिए और क्या क्या चुनौतियां रहने वाली हैं, ये बड़ी बात है। तो ये हमने एक पहलू बता दिया है। अब जरा दूसरे पहलू की बात कर लेते हैं, वो पहलू है इंडिया गठबंधन का। कल इंडिया गठबंधन की बैठक हुई जिसमें विपक्ष से जुड़े हुए कई बड़े नेता शामिल हुए, लेकिन कुछ बड़ी बात निकलकर सामने नहीं आई। आज क्या हुआ, सुबह होते ही तमाम नेताओं ने आपस में मुलाकातों का दौर शुरू कर दिया। एक तस्वीर भी सामने आई है, उसके लिए आप इस रिपोर्ट को देखिए। कल हुई मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद इंडिया गठबंधन के नेता आगे की रणनीति पर चर्चा करते हुए बैठक में शामिल हुए थे, जिसमें अखिलेश यादव से लेकर तेजस्वी यादव और कई इंडिया गठबंधन के नेता शामिल हुए। कल हुई बैठक के बाद ये बात सामने आई थी कि कांग्रेस फिलहाल सरकार बनाने के मूड में नहीं है, क्योंकि उसके लिए जोड़ तोड़ की राजनीति करनी पड़ेगी। इसलिए खड़गे ने कहा था कि लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन टीएमसी और उद्धव गुटवाली शिवसेना सरकार बनाने की चाहत रखते हैं। हालांकि ये जानते हुए कि नंबर गेम में इंडिया गठबंधन पीछे है, लेकिन कोशिश करने में हर्ज ही क्या है। लिहाजा आज अखिलेश यादव और अभिषेक बनर्जी की मुलाकात होती है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के आवास पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा पहुंचते हैं। उधर संजय राउत कह रहे हैं कि आगे आगे देखिए होता है क्या। आज इंडिया की बैठक में सब नेता आ जाएंगे, सभी पार्टी आ जाएंगी, कोई पीछे नहीं रहेगी। एनडीए की बैठक एनडीए वाले जाने। एनडीए में कौन है? नीतीश बाबू है, चंद्रा बाबू है, दो बाबू है, चिराग बाबू है, देख लेंगे। और जनता ने तो बीजेपी का बहुमत खींच लिया है, 232 तक लाकर खड़ा किया है। तो अब जोड़ तोड़ वाली सरकार बनाने की कोशिश हो रही है तो करने दो, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में ऐसी कोशिश होती है। तो क्या ये माना जाए कि पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि लगातार हो रही बैठकों के बाद से इंडिया गठबंधन के नेता कोशिश में लगे हुए हैं। उधर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और चंद्रबाबू नायडू की आज दिल्ली में एयरपोर्ट पर मुलाकात भी हो गई, जिसकी तस्वीर सामने आई और एक्स पर पोस्ट करते हुए स्टालिन ने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के रिश्ते का जिक्र कर दिया। कुछ इसी तरह की तस्वीर कल भी सामने आई थी, जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ में फ्लाइट में बैठे हुए नजर आए थे। यानी 2 दिन में 2 तस्वीर। दिल्ली में राजनीति गर्म हो गई है क्योंकि इंडिया ब्लॉक में शामिल जो नेता हैं वो अलग अलग बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। 2 तस्वीरें जो हैं आज निकलकर सामने आई, जहां पर एमके स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं वो चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात करते हुए नजर आए। बाकायदा एमके स्टालिन ने इसका ट्वीट भी कर जानकारी दिया है। वहीं एक और तस्वीर आई जिसमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव और अभिषेक बनर्जी जो हैं एक साथ मिलते हुए नजर आए। अब जब ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है कि इंडिया ब्लॉक में शामिल नेता अलग अलग बैठक कर रहे हैं, तो कयासों का दौर अब शुरू हो गया है कि आखिरकार इंडिया ब्लॉक में शामिल ये नेता अलग अलग बैठक क्यों कर रहे हैं। इसके राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं अलग अलग कि आखिर आने वाले दिनों में क्या कुछ बड़ा हो सकता है। अब नजरें रहेंगी कि आखिर इन बैठकों का मायने भविष्य में क्या निकलकर सामने आता है। कुल मिलाकर एक तरफ एनडीए सरकार बनाने जा रही है, मोदी की तीसरी बार शपथ की तैयारी है, लेकिन विपक्ष भी इतनी जल्दी हथियार डालने की तैयारी में नहीं है। बैठकों के दौर पर राजनीतिक जगत के लोग अब कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो क्या पिक्चर अभी बाकी है या फिर पिक्चर बदल जाएगी, या संभावनाएं हैं? क्योंकि अभी तो एनडीए की सरकार बनने जा रही है, स्पष्ट है। अनमोल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए, उनकी तरफ से रुक करते हैं। अनमोल, क्या हो रहा है? राहुल गांधी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या कुछ कहा है ये भी बताइए। और विपक्षी गठबंधन की रणनीति स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि वो विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे या फिर ऐसा है कि विपक्षी गठबंधन, इंडिया गठबंधन के नेता कुछ ये चाह रहे हैं कि नहीं, जोड़ तोड़ की राजनीति की जाए, सरकार बनाई जाए।
देखिए बिल्कुल विवेक, हम लगातार कांग्रेस मुख्यालय के बाहर बने हुए हैं और देखिए अभी फिलहाल जो है राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो खत्म हुई है और यहाँ देखिए अभी भी नेताओं का जो जमावड़ा है वो जारी है। और देखिए अब मायने समझ लेते हैं कि राहुल गांधी ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया इसके क्या मायने हैं। देखिए उन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव से पहले लोगों को स्टॉक में पैसा लगाने के लिए कहा और स्टॉक में कहा, यहाँ तक कि अमित शाह ने कहा, ये भी कह दिया था कि 4 जून को स्टॉक में सबसे बड़ा उछाल आएगा। इस चलते लोगों ने पैसा लगाया, जिसके बाद हम नतीजा ये देखें कि 3 जून तक एग्जिट पोल आने के बाद स्टॉक मार्केट जो है 4 जून को धड़ल्ले से गिर गया और 4 जून को जो धड़ल्ले से गिरा ये स्टॉक मार्केट, इसके वजह से 30 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। चाहे हम रिटेलर की बात करें, चाहे हम आम लोगों की बात करें, तो इस तरीके से आखिरकार पीएम मोदी और अमित शाह ने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए क्यों कहा? ये बहुत बड़ा स्कैम है। ये बातें राहुल गांधी ने कहा है और उन्होंने इसकी जांच जेपीसी से कराने के लिए बात कह दी है। जेपीसी यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। अब देखिए, अब इस पर ये जो बयान आया है राहुल गांधी का, इसके बाद देखना होगा, क्योंकि जिस तरह से शेयर मार्केट को लेकर जो जिक्र किया गया था, अब उस पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि 30 लाख करोड़ का एक घोटाला है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अनमोल, और तमाम जानकारी के लिए। अनमोल हमें बता रहे थे कि राहुल गांधी किस मुद्दे को अब उठा रहे हैं, जेपीसी की मांग कर रहे हैं, लेकिन उधर राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने मिलकर, जिन्हें हम यूपी के 2 लड़के कहते हैं, मीडिया में ये नाम चलता है, कमाल किया इस बार। 2024 के लोकसभा चुनाव में दोनों लड़कों ने अपनी अपनी पार्टी के लिए, कांग्रेस ने जहां गढ़ बचाया अपना, वापस से गढ़ प्राप्त किया, तो उधर अखिलेश यादव ने अब तक के समाजवादी पार्टी के सबसे बेहतरीन प्रदर्शन का रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। लेकिन अब इनका सियासी भविष्य क्या है, क्या करेंगे आगे यूपी के ये 2 लड़के, इस रिपोर्ट को आप देखिए। 2024 लोकसभा चुनाव में यूपी के 2 लड़कों का खूब कमाल देखने को मिला। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जहां 37 सीटें जीतकर देश की तीसरी और इंडिया गठबंधन की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, तो उधर कांग्रेस ने भी 6 सीटें जीतकर अपना गढ़ भी बचा लिया। अब सवाल यह है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी की भविष्य में भूमिका क्या होगी। पहले राहुल गांधी की बात करें तो सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि कांग्रेस राहुल गांधी को नेता विपक्ष भी बना सकती है, यानी लोकसभा में विपक्ष का प्रमुख चेहरा बनकर राहुल गांधी दिखाई देंगे, और ये मांग कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने भी कर दी है। तमिलनाडु के विरुधुनगर से सांसद मणिकम टैगोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मैंने अपने नेता राहुल गांधी के नाम पर वोट मांगे हैं। ऐसे में मेरा मानना है कि राहुल गांधी को लोकसभा में कांग्रेस का नेता होना चाहिए। 2 बार से कांग्रेस विपक्ष का नेता बनाने के लिए जरूरी सीटें भी नहीं जीत पा रही थी, लेकिन इस बार 99 सीट जीतकर कांग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। उधर अखिलेश यादव को लेकर भी खबर है कि अखिलेश अब केंद्र की सियासत करेंगे और यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ेंगे, और सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि शिवपाल सिंह यादव अखिलेश यादव की जगह नेता विपक्ष हो सकते हैं। मैंने आपसे कहा कि खुश करने से सरकारें बन रही हैं, तो कोई खुश और भी कर सकता है। लोकतंत्र में और गिनती जब होती है तो आस और उम्मीद कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। यूपी के 2 लड़कों ने इस बार कमाल दिखाया है, लिहाजा दोनों ही अपने प्रदर्शन से गदगद हैं। अब देखना यह होगा कि अखिलेश केंद्र की राजनीति और राहुल गांधी विपक्ष के नेता बनते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो उत्तर प्रदेश से दिल्ली का रास्ता होकर जाता है, ऐसा कहा जाता है, और हर मर्तबा ये सच भी साबित होता है। हमारे साथ इस वक्त विस्तार न्यूज के रेजिडेंट एडिटर आदर्श सिंह जुड़ गए हैं। आदर्श, ये बताइए, 2 खबरें आ रही हैं, अखिलेश यादव केंद्र की सियासत करेंगे, शिवपाल यादव बनेंगे नेता प्रतिपक्ष। एक खबर आपने अभी ब्रेक की है, वो ये है कि यूपी में मंत्रिमंडल में भी फेरबदल हो सकता है। दोनों पर जरा अपनी बात रखिए। देखिए, बिल्कुल करीब 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती हैं इस बार यूपी में, और समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा उछाल है, क्योंकि पिछले कई सालों से अखिलेश के नेतृत्व में जो चुनाव लड़े गए हैं, उन चुनावों में अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, औंधे में जाकर गिरे हैं। और इस बार कहीं न कहीं वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है अखिलेश यादव का, समाजवादी पार्टी के नेताओं का, कि 37 सीटों के बाद अब वो केंद्र में जाएँ और ख़ासतौर पर संसद में उन मुद्दों को उठाएँ जो लगातार वो विधानसभा में उठाते रहे हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर बात ये भी कही जा रही है कि अंदर खाने से समाजवादी पार्टी के लोगों की बैठक हुई और कहा यह जा रहा है कि बाकी राज्यों में भी
समाजवादी पार्टी को कैसे और आगे बढ़ाया जा सकता है, कैसे उसका विस्तार किया जा सकता है, इस बात को लेकर चर्चा हुई है। और इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है कि उन्होंने केंद्र में यानी केंद्र की राजनीति करने का फैसला किया है। शिवपाल सिंह यादव उनके जो चाचा हैं वो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर विधानसभा में जिम्मेदारी संभालेंगे। और खासतौर पर दूसरी बात अगर हम बात करें तो यूपी में जैसे कई ऐसे नेता हैं, चाहे जितिन प्रसाद की बात करें या फिर दिनेश शर्मा की बात करें, या कई ऐसे नेता हैं जो फिलहाल मोदी कैबिनेट 3.0 में शामिल हो सकते हैं, उनको वहां पर मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। ऐसे में यहाँ पर जो सीटें खाली होंगी यानी यूपी कैबिनेट में ऐसे फेरबदल किए जा सकते हैं जिससे वो चेहरे भरे जा सकें, यानी जितिन प्रसाद हैं या उसके दूसरे नेता हैं, इनके अलावा यानी कि आदर्श असर हर जगह दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में जो परिणाम निकलकर सामने आया है वो उसका असर पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ दिख रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आदर्श, और तमाम जानकारी के लिए। तो ये जो परिणाम सामने आए हैं, इधर बीजेपी 240 सीटें तो जीती लेकिन कई सीटें हार गई। एक हार अयोध्या में भी हुई। अयोध्या में बीजेपी क्यों हारी है इसको लेकर चर्चा है और तमाम तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं। हम आपको कुछ जानकारी देते हैं कि अयोध्या में आखिर बीजेपी क्यों हारी, इसको समझना आपको जरूरी है। राम मंदिर से लोग खुश थे, बहुत खुश थे, लेकिन सांसद लल्लू सिंह से नाराज थे। और उसके बाद सवाल इस बात को लेकर था कि क्या अयोध्या में ये परिवर्तन देखने को मिलेगा। बीजेपी को शहर से वोट मिले, गांव वालों का रुख समाजवादी पार्टी की तरफ चला गया। और इसलिए हम कह रहे हैं कि क्यों हारी बीजेपी, इसके आप कारण देख लीजिए। मकान दुकान टूटने से भी लोगों के बीच नाराजगी देखने को मिली है। ये बड़ी वजह है अयोध्या में बीजेपी की हार की। और एक वजह यह भी है कि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर जातिगत समीकरण हावी दिखे हैं और इसलिए लोगों ने वोट दूसरी तरफ किया। नतीजा ये रहा कि अयोध्या में बीजेपी हार गई। एक था ये मामला कि विपक्ष का संविधान बचाओ का नारा असरदार साबित हुआ, इस पर यकीन हुआ और अयोध्या में बीजेपी को मात मिली है। मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, बीजेपी शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दिल्ली बुलाया गया है बैठक करने के लिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी दिल्ली पहुंच गए हैं, जहां पर वो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। विस्तार न्यूज ने उनसे खास बातचीत की है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। लोकसभा चुनाव 2024 में एक बार फिर से बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिली है। मतलब केंद्र में एक बार फिर से मोदी की सरकार बन रही है और इस सरकार बनाने के पीछे कुछ लोगों के बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहे हैं। मोहन यादव जी, आपका विस्तार न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से मैं माननीय मोदी जी का जो नई तीसरी पारी प्रारंभ हो रही है उसकी शुभकामना दे रहा हूँ, बधाई दे रहा हूँ। देश उनका इंतजार कर रहा है, जल्दी से जल्दी माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री की शपथ ले और फिर एक बार मोदी सरकार के माध्यम से देश के विकास कामों की बयार प्रारंभ हो और दुनिया के अंदर भारत का मान बढ़े, सम्मान बढ़े। मोहन साहब, लगातार हमने देखा है कि आप फ्रंट फुट पर बैटिंग करते नजर आए। मध्य प्रदेश के साथ साथ जो है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार तक आप गए। लगातार आप जो है विपक्षी खेमा पर प्रहार करते रहे और इसका नतीजा हमें मध्य प्रदेश के नतीजे में दिखा। वहां 29 की 29 सीटें आपने जीत ली। क्या रणनीति रही? रणनीति बहुत साफ है। कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखते हुए सरकार के कामों से जनता का दिल जीता है। संगठन सरकार ने मिलकर के चुनाव लड़ा है और मोदी जी का नाम ही पर्याप्त था। मोदी जी ने काम इतना किया है कि हमारी मध्य प्रदेश की जनता इस बात को अच्छे से जानती है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के बारे में क्या कहेंगे सीएम साहब? अब क्या बताएं, उनसे मेरी सहानुभूति है, वो 5 साल मेहनत करें। तो सीएम मोहन यादव का कहना है कि लगातार जो है हमने मेहनत की, पीएम मोदी के बलबूते पर जो है एक बार फिर से केंद्र में सरकार बन रही है। आपके माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता विकास में सदैव साथ है और आगे रहेगी। मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ मध्य प्रदेश सरकार भी कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेगी, विकास के मामले में लगातार आगे बढ़ेगी। जी, ये थे हमारे साथ सीएम साहब। आपने सुना सीएम साहब का कहना है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश यादव के साथ मैं राकेश चौधरी, विस्तार न्यूज, दिल्ली। जी हाँ, तो दिल्ली में पहुंचे हुए हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जिनसे बात की है विस्तार न्यूज ने और वो लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की ये जीत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भरोसा है और कांग्रेस के लिए सहानुभूति दिखा रहे हैं सीएम।
उधर दिल्ली पहुंचने से पहले आज भोपाल में ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नवनिर्वाचित सांसदों से मुलाकात की। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इन सांसदों ने मुख्यमंत्री को जीत की बधाई दी। सीएम से मिलने वाले सांसदों में भोपाल के आलोक शर्मा, होशंगाबाद के सांसद दर्शन सिंह चौधरी, राजगढ़ सांसद रोडमल नागर, धार से सांसद सावित्री ठाकुर शामिल हैं। कुछ बीजेपी नेताओं ने उनसे मुलाकात भी की है। ये तस्वीरें सीएम के नवनिर्वाचित सांसदों से मुलाकात की। और बीजेपी के सभी सांसदों को भी दिल्ली बुलाया गया है। एनडीए के सांसदों की बैठक होगी। मुरैना के सांसद शिवमंगल सिंह तोमर भी दिल्ली पहुंच गए हैं। उनसे भी बात की है विस्तार न्यूज ने, देखिए। इस वक्त हमारे साथ मुरैना से नवनिर्वाचित सांसद शिवमंगल सिंह तोमर हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश में भाजपा ने जो प्रचंड जीत हासिल की है, मतलब क्लीन स्वीप किया है, उनमें इनका क्या रोल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति रही है। शिवमंगल जी, विस्तार न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आपको सभी। हम लोग आज यहाँ आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के आदेश पर, निर्णय पे कल की बैठक के लिए उपस्थित होने आए। दिल्ली में चल क्या रहा है? आखिर सारे सांसदों को दिल्ली तलब किया जा रहा है। आखिर मंत्री पद के लिए जो है, ये तो प्रक्रिया है। जब कोई भी निर्णय होता है और जब सरकार बनती है तो सांसद गिनती की संख्या है। अब संख्या के बल के आधार पर ही तो सरकार प्रजातंत्र में बनती है। इसलिए सबको बुलाया है, बैठ के विश्वास में लेकर अपना काम बढ़ा। अच्छा, एक बात बताइए, मध्य प्रदेश में इस बार 29 की 29 सीटें आप लोगों ने जीती है, तो मध्य प्रदेश से मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी कितनी होगी? अब ये तो पार्टी का निर्णय है। केंद्रीय नेतृत्व जो भी हिस्सेदारी करे और पार्टी के मध्य प्रदेश के बड़े नेता जाने इस चीज। विधायक से तो आप सांसद बन गए, मंत्री पद की लालसा? अरे मंत्री पद ही काय की लालसा है? जब मैंने सांसद की लालसा नहीं की थी, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा दिया। मैं विधायक का तो थोड़ा लालसा भी थी, तो सांसद बना दिया, तो मैं काय को मंत्री पद की लालसा करूंगा? हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में ये थोड़ी पता है किसको क्या मिलेगा। ये तो भारतीय जनता पार्टी की तो ऐसी पार्टी है जिसमें किसी को कुछ नहीं मिले तो भी वो काम करता है, और नहीं तो अन्य दल तो टूट जाते हैं। ये थे हमारे साथ मुरैना से सांसद शिवमंगल सिंह तोमर जी। इन्होंने बताया कि आखिर दिल्ली इन्हें क्यों तलब किया गया है, सभी सांसदों को दिल्ली क्यों बुलाया जा रहा है। आखिर कल जो है मीटिंग होने वाली है बीजेपी संसदीय दल की, उसमें सभी सांसदों को बुलाकर, सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाकर बैठक होने वाली है, और उसमें आगे की रणनीति क्या होगी इस पर चर्चा होने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश यादव के साथ मैं राकेश चौधरी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली। तो राकेश चौधरी लगातार नजर बनाए हुए हैं कि कौन कौन सांसद मध्य प्रदेश से दिल्ली पहुंच रहा है। छत्तीसगढ़ से भी सांसद दिल्ली पहुंच रहे हैं। सीधे रुख करते हैं राकेश की तरफ। राकेश, जरा बताइए कितने सांसद मध्य प्रदेश से पहुंच गए हैं दिल्ली, और क्या आप लगातार बात भी कर रहे हैं, हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री से भी आपने बात की है, एजेंडा क्या है? जी, अभी जो है मुख्यमंत्री साहब यहाँ से निकले हैं। सुबह से जो है मध्य प्रदेश भवन में ही थे, वो लगातार 5 घंटे तक यहाँ बैठे जी। और अभी सांसदों का आने का सिलसिला यहाँ शुरू हुआ है। शिवराज सिंह चौहान देर रात तक यहाँ पहुँच सकते हैं। उनके ओएसडी से जब हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि आज देर रात वो पहुँचेंगे या तो कल सुबह पहुँचेंगे, लेकिन ये जो 29 सांसद हैं जो नवनिर्वाचित हुए हैं, वो सभी आज देर रात तक ये जो मध्य प्रदेश भवन है मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं, यहीं वो पहुंचेंगे और यहीं आज रात में रहेंगे। और कल जो संसदीय दल की बैठक होने वाली है, उस बैठक में वो हिस्सा लेंगे और यहाँ तय होगा कि मध्य प्रदेश में जो 29 की 29 सीटें जीती है और बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है, तो मध्य प्रदेश की कितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये होगी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया तो पहले से केंद्रीय मंत्री रहे। इस बार शिवराज सिंह चौहान जो है, ये चर्चा है जिसका जिक्र आपने किया है, ये चर्चा लगातार जारी है कि शिवराज सिंह चौहान की नई भूमिका क्या हो सकती है। शुक्रिया आपका राकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। उधर छत्तीसगढ़ से खबर यह है कि बीजेपी के जो बृजमोहन अग्रवाल ने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की है रायपुर से। विस्तार न्यूज ने उनसे खास बातचीत की है, क्या कुछ कहा है बृजमोहन अग्रवाल ने, सुनिए। बृजमोहन अग्रवाल जी ये मौजूद है, देख सकते हैं। सर, आज आप लोग दिल्ली भी जाने वाले हैं, सुनने में ये आ रहा है कि बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। अब ये तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, वो जो तय करेगा वो सिरोधार्य होगा। जो कांग्रेस के बड़े नेता हारे हैं सर, क्या मानते हैं आप? जनता ने उनको नकार दिया है,
मोदी की गारंटी पर जिस तरीके से जनता ने लोकसभा चुनाव में भी भरोसा जताया है, क्या कहेंगे सर? मोदी जी शाश्वत सत्य हैं और वो देश का नेतृत्व करेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को कह रहे हैं कि अलग अलग तरीके से जो जिम्मेदारी निभाई गई है उस पर मुख्यमंत्री जी को बात करते हैं और ये सुना जा सकता है कि इस तरीके से जो रायपुर लोकसभा के सांसद हैं बृजमोहन अग्रवाल और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं वो जा रहे हैं और लगातार जो कहा जा सकता है कि जो बड़े नेता कांग्रेस के हारे हैं उनका यही कहना है कि उनका हार तय था। कैमरा पर्सन किशोर के साथ कोमन साहू, विस्तार न्यूज रायपुर। चुनावी खबरों के बीच एक खबर आई है, वो भी आपको बता देते हैं क्योंकि बीजेपी सांसद कंगना रनौत का आरोप सामने आया है। बड़ी खबर यह है कि सीआईएसएफ के जवान पर थप्पड़ मारने का आरोप बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने लगाया है और खबर है चंडीगढ़ से, जहां पर सीआईएसएफ की एक महिला जवान ने ही कंगना रनौत को थप्पड़ जड़ दिया है। वजह क्या थी यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन फिलहाल थप्पड़ मारने वाली महिला जवान को हिरासत में ले लिया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, कंगना रनौत को थप्पड़ मारा गया, उसके बाद गहमा-गहमी वहां पर बढ़ गई। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये महिला जवान सीआईएसएफ की जिन्होंने कंगना रनौत को थप्पड़ मारा है और उसके बाद की जो स्थिति बनी वो आपके सामने है। एयरपोर्ट का ये पूरा मामला है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना रनौत को थप्पड़ मारा गया है, जो कि हाल ही में बीजेपी से मंडी से हिमाचल प्रदेश से सांसद चुनकर आई हैं। अब वजह ये सामने नहीं आ पाई अब तक स्पष्ट कि आखिर क्या ऐसी स्थितियां बनी जिसको लेकर कंगना रनौत को थप्पड़ इस महिला जवान ने मार दिया है। फिलहाल इस मामले के सामने आने के बाद हिरासत में तुरंत महिला जवान को ले लिया गया है और अब जांच पड़ताल पूछताछ जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कंगना रनौत को थप्पड़ मारा गया है। चंडीगढ़ से एयरपोर्ट की ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं लगातार, कंगना रनौत के साथ एक नया विवाद जुड़ा है और सबसे बड़ी बात यह है कि कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली ये महिला जवान जो कि अब हिरासत में ले ली गई हैं। चंडीगढ़ से तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और फिलहाल इस मामले को लेकर अब जांच पड़ताल जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कंगना रनौत से जुड़ी हुई, जहां पर थप्पड़ मारा गया है। छत्तीसगढ़ से खबर है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने कार्टून वीडियो जारी किया है जिसमें कांग्रेस पर निशाना साधा है। और आपको याद होगा कि पिछले कुछ दिनों में या कुछ महीने पहले एक मोई मोई करके कैरेक्टर या फिर मोई मोई करके जो एक मीम है वो वायरल हुआ था और एक बार फिर से अब बीजेपी ने कांग्रेस को निशाना साधते हुए राहुल गांधी और सोनिया गांधी का जो है कार्टून बनाते हुए अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी इस पूरे कार्टून में नजर आ रहे हैं। देखिए क्या कुछ सियासत हो रही है मोए मोए पर। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश से खबर है, जहां पर करारी हार के बाद कांग्रेस में सिर्फ फुटबॉल जारी है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने सवाल उठा दिए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एमपी में करारी हार के बाद कांग्रेस में सिर्फ फुटबॉल जारी है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने सवाल उठाए हैं कांग्रेस की हार पर। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 2013 में हार हुई थी तो मैंने नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। हार की जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। केंद्रीय नेतृत्व हार की समीक्षा करे, इतनी बुरी हार आज तक नहीं हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस से जुड़ी हुई, क्योंकि इस बार क्लीन स्वीप हुआ है, सुपड़ा साफ कांग्रेस का हुआ है। 29 के 29 सांसद प्रत्याशी कांग्रेस के हार गए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं अजय सिंह, सुन लेते हैं। ये तो केंद्र हाईकमांड तय करेगा कि चेंज करे ना करे, लेकिन जिम्मेदारी तो लेनी पड़ती है। भाई मैं नेता प्रतिपक्ष था, सरकार नहीं बनी 2013 में, मुझसे कहा गया कि आप फेल हो गए, इस्तीफा दे दिया था। जी जी, आगे आने वाले समय भी लोगों को सोचना पड़ेगा। तो 2013 का हवाला देते हुए अजय सिंह कहीं ना कहीं इशारों में ये दिखाना चाह रहे हैं कि जब वो फेल हुए तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो अब क्यों नहीं। सूरज तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनकी तरफ रुख करते हैं। सूरज जरा बताइए, अजय सिंह जिस तरह से मुखर हो रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं पार्टी को, जीतू पटवारी पर इशारों में दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने इस्तीफा दिया था, फेल होने पर आप भी दीजिए, क्या मायने निकाले जाएं इसके?
देखिए विवेक, जिस नेता ने इतना बड़ा सवाल उठाया है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के बेटे हैं, चुरहट से विधायक है, कई दफा ये विधायक चुने गए। ये बात अलग है कि 2018 में हार मिली। अब ये जो है बड़ा सवाल उठा रहे हैं जीतू पटवारी को लेकर इशारों में, क्योंकि जिस तरह से वो कह रहे हैं कि जब मैं नेता प्रतिपक्ष था 2013 में हार मिली तो मैंने इस्तीफा दे दिया। वाकई इस्तीफा दिया था, लेकिन इसके बाद इस सवाल के कई मायने हैं। अभी अजय सिंह ने अपने सवाल उठाए हैं, आने वाले समय कांग्रेस के और बड़े नेता सवाल उठा सकते हैं, क्योंकि वाकई जिस तरह से जीतू पटवारी को कमान दी गई विधानसभा चुनाव के बाद, जीतू पटवारी से कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो आला कमान थे उनको बहुत आशा थी कि जीतू पटवारी एक युवा नेता है, सामने आएंगे तो एक अच्छी टीम का गठन करेंगे और लोकसभा चुनाव में कुछ नहीं तो 2, 4, 5 सीटें आ जाएगी। लेकिन हुआ क्या कि एक भी सीटें कांग्रेस को नहीं आई। जो एक सीट छिंदवाड़ा हाथ में थी वो भी निकलकर बीजेपी के हाथ में चली गई। ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल उठाना लाजमी है, क्योंकि अजय सिंह अगर बोल रहे हैं तो कुछ न कुछ सोचकर बोल रहे होंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, विधायक भी रहे सूरज, लेकिन क्या ये माना जाए सूरज, एक सवाल मैं आपसे और करूंगा कि क्या ये जो दबाव बनाने की अब कोशिश की जा रही है, और अजय सिंह जो कि वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने अपना एग्जाम्पल दिया है, आने वाले समय में ये तय हो सकता है कि जीतू पटवारी को हो सकता है कि अपनी जिम्मेदारी से मुक्त करा दिया जाए, क्योंकि उन्होंने आलाकमान का जिक्र किया है? देखिए, निश्चित तौर पर अभी विवेक जो समय है वो कांग्रेस पार्टी के अंदर इस बात का समय है कि समीक्षा की जाए कि 29-34 सीटों में कहां वो फेल रहे, क्योंकि जिस तरह से हार हुई है छोटी हार नहीं हुई है। हर सीट में 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख वोटों से हार हुई है। तो कहीं ना कहीं जीतू पटवारी को समीक्षा करनी चाहिए, और अगर जीतू पटवारी नहीं तो फिर कौन, ये भी ऑप्शन ढूंढना चाहिए। अगर बिल्कुल, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया आपका सूरज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। सूरज हमें खबर दे रहे हैं कि अजय सिंह ने जो बात कही है अब उसके क्या सियासी मायने निकाले जाएं। इधर चुनाव खत्म हो चुके हैं, आचार संहिता भी आज खत्म हो चुकी है, लेकिन बीजेपी को लेकर अभी मंथनों का दौर जारी है। सरकार बनने के बाद बीजेपी के संगठन में प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक में बदलाव हो सकते हैं। कार्यकाल पूरा हो रहा है, वी.डी. शर्मा ने अच्छा प्रदर्शन किया है तो उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है केंद्र में, लेकिन राष्ट्रीय बीजेपी में भी नए चेहरे को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद एक तरफ एनडीए सरकार बनाने को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है, बैठकें चल रही हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के संगठन में बदलाव को लेकर चर्चा है। जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आने वाले समय में जेपी नड्डा की भूमिका बदल सकती है और पार्टी की कमान अब नए हाथों में जा सकती है। बीजेपी का अध्यक्ष बनने के लिए वैसे तो अनुभवी लोगों की कमी नहीं है, लेकिन सूत्रों की माने तो मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान या फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फिर से बीजेपी की कमान अपने हाथों में ले सकते हैं। देश में सियासी गतिविधियां बहुत तेज हैं और इसमें एनडीए की बैठक हो गई और ये भी तय हो गया कि अब मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था और मोदी ही पीएम होंगे। लेकिन असली दौर तो अब मंत्री पद को लेकर है। मध्य प्रदेश जिसने बेहतर परफॉर्म किया, यानी बीजेपी ने यहाँ 29 की 29 सीटें जीती, इसलिए स्वाभाविक है चर्चा हो रही है कि यहाँ 2 से 3 या 5 मंत्री भी हो सकते हैं। इसमें शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, हिमाद्री सिंह, अनीता नागर को और इसके साथ साथ में महेंद्र सिंह को भी प्रतिनिधित्व मिल सकता है। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर वो कौन से चेहरे होंगे जो मध्य प्रदेश के खाते में जाएंगे। उधर मध्य प्रदेश बीजेपी में संगठन में फेरबदल की संभावनाएं दिख रही हैं। वी.डी. शर्मा केंद्र में मंत्री बनाए जा सकते हैं और एमपी बीजेपी को किसी नए हाथों में सौंपा जा सकता है। हालांकि ये सब अभी अटकलेबाजी है। अभी बीजेपी का पूरा जोर सरकार बनाने पर है, लेकिन वी.डी. शर्मा ने जिस तरह से मध्य प्रदेश में बीजेपी को ताबड़तोड़ ऐतिहासिक सफलताएं दिलाई हैं, ऐसे में उनके राजनीतिक कद बढ़ने की संभावनाएं प्रबल है। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद बदलाव का दौर जारी है। इस बदलाव के दौर में बहुत कुछ बदल रहा है। बदल रही है भाजपा की सियासत, बदल रही है भाजपा की तस्वीर, और ऐसे में जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल भी पूरा हो गया है। स्वाभाविक है उनकी जगह कोई कद्दावर चेहरा ही आएगा, लेकिन ये कद्दावर चेहरा बहुत निर्णायक रहने वाला है, क्योंकि सत्ता और संगठन के बीच बैलेंस करना होगा, एनडीए के बीच बैलेंस करना होगा। ऐसे में भाजपा की चुनौती है कि वो ऐसे व्यक्ति को, ऐसी शख्सियत को आगे बढ़ाए अध्यक्ष पद के लिए जो इस काम को बखूबी कर पाए। लेकिन बड़ी खबर मिल रही है रायपुर से, जहां पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने राज्यपाल को एक खत लिखा है और ये पत्र लिखा गया है
नेता प्रतिपक्ष के द्वारा हसदेव अरण्य क्षेत्र को लेकर राज्यपाल को यह पत्र लिखा गया है। रोक के बावजूद जंगल की कटाई का मुद्दा उठाया गया है। पत्र में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने लिखा है, फर्जी ग्राम सभा प्रस्ताव पास करने के ग्रामीणों के आरोपों की जांच की गई है। जांच में आयोग ने आरोपों को प्राथमिक स्तर पर सही पाया है। जांच आयोग ने 30 मई को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। हसदेव अरण्य क्षेत्र को लेकर यह पत्र लिखा गया है। रोक के बावजूद जंगल की कटाई का मुद्दा उठाया गया है। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का यह पत्र जो कि राज्यपाल को लेकर उन्होंने लिखा है। उन्होंने कहा है कि रोक है हसदेव अरण्य क्षेत्र में, ये जंगली क्षेत्र है, यहाँ पर पेड़ों की कटाई नहीं हो सकती। रोक लगाई गई है, बावजूद इसके कटाई की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चरणदास महंत ने, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं। खोमन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं जरा जानकारी के साथ। खोमन, जरा बताइए कि जो पत्र लिखा गया है इसके क्या मायने हैं? देखिए, मायने यही है कि जुलाई में अभी विधानसभा का सत्र होना है, उसके पहले जो विपक्ष है वो मुद्दे तलाश कर रहा है। और यही कारण है कि जो नेता प्रतिपक्ष है डॉक्टर चरणदास महंत ने जो है राज्यपाल को पत्र लिखा है। पत्र लिखकर ये कहा है कि जो फर्जी ग्राम सभा में प्रस्ताव कराने का आरोप जो है ग्रामीणों ने लगाया था कुछ दिन पहले, उस पे जांच की टीम जो गठित की गई थी उन्हें प्राथमिक रूप पर सही पाया गया। और यही कारण है कि जो लगातार कटाई हो रही है हसदेव अरण्य की, उस पर रोक लगाने की बात जो है नेता प्रतिपक्ष ने कही है। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है, जिस तरीके से पिछले दिनों आपने देखा था कि बहुत तेज गर्मी प्रदेश से ही पूरे देश में पड़ी थी, इसी को ध्यान में रखते हुए नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने राज्यपाल को पत्र लिखा है। जी बिल्कुल, लेकिन खोमन सवाल इस बात को लेकर है कि जब रोक है उसके बावजूद भी अगर कटाई हो रही है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी ये बनती है कि उस या तो निगरानी नहीं हो रही है या फिर मिली भगत है। देखिए, निश्चित तौर पर बिल्कुल सही कहा आपने। आखिर किसके सह पर इस तरीके की कटाई लगातार हो रही है जंगलों की, ये जांच का विषय। और यही कारण है, इसीलिए नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने पत्र लिखा है, ताकि जो प्राथमिक रूप पर जो जांच की गई थी उस पर सही पाया गया था। अब जो जांच की टीम फिर से जाएगी और फिर से क्यों कटाई की जा रही है इस पर जांच की जाएगी। और जो जिम्मेदार इस पर जो पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए खोमन, और तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बम्पर जीत के बाद छत्तीसगढ़ की जनता का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने तीसरी बार एनडीए सरकार बनने को लेकर खुशी जाहिर की है। देखिए, लगातार तीसरी बार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन रही है और इसके लिए समस्त देश के मतदाता भाई बहनों के आभारी हैं। छत्तीसगढ़ के मतदाता भाई बहनों के आभारी हैं और छत्तीसगढ़ में भी लोकसभा के चुनाव में ऐतिहासिक विजय मिली है। 11 में से 10 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है। छत्तीसगढ़ में कांकेर लोकसभा सीट पर बीजेपी को सबसे कम वोटों से जीत हासिल हुई है। बीजेपी के भोजराज नाग ने कांग्रेस के वीरेश ठाकुर को 1884 वोटों से हराया है। विस्तार न्यूज से उन्होंने खास बातचीत भी की है। देखिए, बस्तर की आवाज को भोजराज नाग जो है बुलंद करने वाले हैं। कांकेर के नवनिर्वाचित सांसद मेरे साथ हैं भोजराज नाग जी। नाग जी, जीत तो गए, लेकिन कहीं मलाल तो नहीं रहेगा कि कम वोटों से जीत गए? इसमें कोई मलाल का सवाल नहीं है, जो जीता वही सिकंदर। क्या प्राथमिकता रहने वाली है आपकी? हमारी प्राथमिकता तो यही होगा कि जो क्षेत्र की जनता है उनको हमारी सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है, ये योजनाओं का सभी का लाभ मिले प्रत्येक व्यक्ति को। हमारा अंदरूनी क्षेत्र है, बस्तर का क्षेत्र है, सारे क्षेत्र में तेजी से विकास हो, ये हमारा प्राथमिकता है। नक्सलवाद को कैसे खत्म किया जा सकता है भोजराजनाथ जी, आप उसी क्षेत्र से आते हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी छत्तीसगढ़ में जब से बनी है तब से परिणाम दिखाई दे रहा है, इसमें ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। अंदरूनी इलाकों में कांग्रेस पार्टी ने कभी भी कोई भी विकास की योजना आज तक नहीं पहुंचाई। हमारी सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार, दोनों सरकारें मिल करके
अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचे। ये हमारा भारतीय जनता पार्टी का विजन है, नरेंद्र मोदी जी की सोच। तमाम योजनाओं के माध्यम से हम अंदरूनी इलाके का विकास करेंगे। ये 400 पार का नारा आप लोगों ने दिया था, कहीं दुख तो नहीं हो रहा कि 400 पार नहीं हो पाए यार इस बार? नहीं, इसमें दुख की कोई बात ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अभी भी हमारी सरकार बन रही है। हम शपथ ग्रहण में जा रहे हैं। बड़े बड़े कांग्रेस के नेता चुनाव लड़ रहे थे, हार का सामना करना पड़ा। आखिर क्यों हार गए कांग्रेस के नेता, क्या लगता है आपको? कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के लोग शोषण करने वाले लोग हैं। लंबे समय तक सरकार में रहे, लेकिन कभी इन्होंने आदिवासी के बारे में नहीं सोचा, गरीब के बारे में नहीं सोचा, किसान के बारे में नहीं सोचा, महिलाओं के बारे में नहीं सोचा। सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सोचा, अपने पार्टी के लिए सोचा, अपना पेटी और तिजोरी भरने का काम किया। और आज जब जनता शिक्षित हो गई है, समझदार हो गई है, तो कांग्रेस का साथ छोड़ करके वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। भोजराज नाग जी हैं, कांकेर के नवनिर्वाचित सांसद हैं, कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम का झंडा भी बुलंद करेंगे और बूढ़ा देव का भी झंडा बुलंद करने वाले हैं। कैमरा पर्सन किशोर के साथ खोमन साहू, विस्तार न्यूज, रायपुर। जीत होती है, चाहे वो 1 वोट से हो या फिर 1884 वोट से, या फिर कई कैंडिडेट तो इस बार ऐसे हैं जो कि 11 लाख से ज़्यादा मतों से जीते हैं, जो कि इंदौर से जीते हैं, मध्य प्रदेश से। लेकिन इन सब के बीच मंथन होना ज़रूरी है, कहाँ कमी रह गई, कहाँ हमने अच्छा किया है, और ये मंथन होगा भी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जरूर देखते रहिए विस्तार न्यूज़। नमस्कार।